नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से एंट्री कर चुकी है। यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित हनुमान मंदिर से पदयात्रा कर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में दाखिल हुई। यात्रा को जहां एक तरफ राकेश टिकैत का समर्थन मिला है तो वहीं विपक्ष से बात नहीं बन पाई है। राहुल को केवल विपक्ष के आशीर्वाद और बधाई से काम चलाना पड़ रहा है। यात्रा की चढ़ाई ने प्रदेश का सियासी टेम्परेचर हाई कर दिया है। इस यात्रा से जहां एक तरफ कांग्रेस में ऊर्जा का संचार हुआ, वहीं बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का साफ कहना है कि यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं, परिवार जोड़ो यात्रा है। यह यात्रा सपा बसपा के वोट बैंक में भी सेंध लगाने का जरिया हो सकती है। शायद यही तो वजह है कि सपा बसपा ने अपना हाथ यात्रा के समर्थन से खींच लिया है। आज प्राइम एजेंडा में इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से टिकैत ने साथ दिया, क्या उस तरह की भीड़ वहां नजर आएगी। और यात्रा भारत जोड़ो नहीं, परिवार जोड़ो यात्रा है, क्योंकि इसी तरह का आरोप तो बीजेपी ने लगा दिया है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है, और कांग्रेस की यात्रा उत्तर प्रदेश में 130 किलोमीटर का सियासी सफर तय करने वाली है। पश्चिमी यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी और यात्रा के लिए टिकैत हाथ के साथ आ चुके हैं। वहीं विपक्ष से भी बात नहीं बन रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी एक पत्र जारी करके निश्चित तौर पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है, क्योंकि निमंत्रण को लेकर जिस तरह की शिकायत पहले अखिलेश यादव की थी, जिस तरह से उन्होंने पहले एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये कह डाला था कि अभी तक निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अगर आपके पास है तो हमको दिखा दीजिए। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने फिर इसके बाद पलटवार किया था और यह कह डाला था कि जो क्षेत्रीय दल है उनके पास नेशनल विचारधारा नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बहस थोड़ी सी सिमट गई जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का एक निमंत्रण पत्र अखिलेश यादव को प्राप्त हुआ। उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी उनको बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी। लेकिन समर्थन के स्तर पर अभी कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता एक साथ नजर नहीं आए। इससे एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि क्या सिर्फ और सिर्फ बधाई से ही काम चल जाएगा, या तमाम विपक्षी दलों को अगर एक मंच पर आना है तो अभी से ही उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी सामंजस्य दिखाना होगा। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ेंगे। आलोक वत्स होंगे मेरे साथ, नेता बीजेपी के तौर पर। दीपचंद राठौर होंगे मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। राहुल यादव मेरे साथ होंगे, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो अपनी पार्टी का यहां पर पक्ष रखेंगे। और सुमन अर्पण आहूजा यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है सभी का। और सुमन जी, सबसे पहले आज आपसे ही इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और ये समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आई, लेकिन अभी आपके पास आने से पहले मैं एक बार अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि बीजेपी ने जिस तरह से यात्रा पर हमला बोला है और ये कहने की पूरी कोशिश की है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, परिवार जोड़ो यात्रा है, इससे कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट हो चला है कि उत्तर प्रदेश में अब सियासी खींचतान इस यात्रा को लेकर शुरू हो चुकी है। और ये बयान किसी और का नहीं, क्योंकि जिस तरह से आज जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने करारा हमला बोला है। तो सुमन जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या निकाय चुनावों पर भी कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? क्या संगठन के स्तर पर भी कांग्रेस ये बताने वाली है कि नहीं, उत्तर प्रदेश को लेकर वो बेखबर नहीं है? क्योंकि काफी साल हो गए यहां पर, अगर देखेंगे आप तो राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से कभी सपा कभी बसपा का कार्यकाल रहा, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी आती है, ये कहा जाता रहा कि नहीं दोबारा सत्ता में बीजेपी आएगी नहीं, लेकिन फिर से एक बार वापसी हुई। कांग्रेस का काफी लंबा बनवास हो चुका है। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्तर प्रदेश में भी जो सियासी सफर कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है उसकी भी अब क्रमशः शुरुआत हो पाएगी? देखिए आलोक जी, इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जमीन को पुनः उसमें ये सोच लीजिए सिंचाई कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब उन्हें नज़र आ रहा है कि कभी बसपा का साम्राज्य था, कभी सपा का साम्राज्य था, और अब पिछले कुछ सालों से लगभग 7-1 साल से भाजपा भारतीय जनता पार्टी यूपी में बनी हुई है। और आगे भी जो आने वाला जो समय है तो वो हमें यही समझ में आ रहा है कि जो साम्राज्य रहेगा, क्योंकि वो साम्राज्य इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रहेगा क्योंकि वो एक भारत को नहीं, देश जोड़ो का जो इन्होंने यात्रा तो देश जोड़ो इन्होंने की है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कांग्रेस ने देश जोड़ने का काम नहीं किया। 70 सालों से अगर कांग्रेस ने कुछ किया है तो देश को तोड़ने का काम किया है। अगर हम बात भी करते हैं, हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो वास्तव में कांग्रेस है क्या? हम विभाजन से लेकर आज तक की अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस ने क्या किया? आज जो लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनके साथ कौन लोग चल रहे हैं? एंटी हिंदू लोग चल रहे हैं जो भारत माता के ऐसे शर्मनाक पोस्टर्स बना रहे हैं, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं। जो जेएनयू में ये नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे,
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो लोग भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से बने हुए हैं। आप देखिए आलोक जी, मैं ये कहना चाहूंगी, आखिर कांग्रेस है क्या? हम 1947 से अगर आज लेकर चलें तो कांग्रेस ने ही हिंदू मुक्त पाकिस्तान बनाया, धर्म के नाम पर उन्होंने विभाजन किया और 7 करोड़ लोग जो मुस्लिम थे वो इस देश में छोड़ दिए और एक तरफ पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो गया। 1947 के बाद आप ये देखिए 21 लाख हिंदुओं का कत्ल होने के बाद भी 55 करोड़ पाकिस्तानों को दिए। ये कौन थी? वो कांग्रेस थी जिस कांग्रेस को खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अब देश आजाद हो गया, अब इस देश में इस कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है। आज वही कांग्रेस, मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरह से इनके पिता ने वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो ये उनकी जर्नी जो है ना, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये जो राहुल गांधी हैं आज जगह जगह घूमकर वही सिर्फ वही सर्वे कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल डिस्कवरी कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, कितनी नफरत फैलाई इस देश में, कैसे इस देश के टुकड़े किए, हिंदू मुक्त कश्मीर कैसे हमने बनाया, हमने कैसे सेकुलर नाम का शब्द हिंदुओं के माथे पर जड़ दिया, एक ऐसा कलंक जिससे आज तक हिंदू पीड़ित है। दिवाली के दिन हिंदुओं के गुरु को शंकराचार्य को जेल में डाल दिया, साध्वी प्रज्ञा को, कुल पुरोहित को हमने जेल में डाल दिया। ऐसे हजारों वारदातें हैं जो मैं गिनने बैठूंगी उंगलियों पर तो वो कम हो जाएंगी। ये है कांग्रेस का असली चेहरा और आज वही लोग भारत जोड़ो की यात्रा की बात करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए। ठीक है, मतलब आपका सीधा आरोप यही है कि कांग्रेस बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी लक्ष्य के लगातार यात्रा कर रही है। आप छोटा आलोक जी देखिए, जिन लोगों ने पूरे जम्मू और कश्मीर में क्या पूरे भारत के अंदर बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को बताया और वहीं हमारे हिंदू पाकिस्तान में सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। हिंदू भाई बहनों को जब वहां पर बसाने की बात की जाती है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, अगर वो भारत में आएंगे, एनआरसी का ये विरोध करते हैं तो कहीं वो आतंकवादी गतिविधियों में, तो ये कैसी यात्रा है जो हिंदुओं के खिलाफ हो रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ठीक है, मेरे साथ स्टूडियो में राहुल यादव भी यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राहुल जी, जिस तरह से पहले तो ये एक बार कह दिया गया कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास कोई अपनी नेशनल विचारधारा नहीं है, अब निमंत्रण भी दिया गया है, तो क्या राहुल गांधी कंफ्यूज हैं या भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो जरूर से ज्यादा गंभीर है? और इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट होगा जिसका लाभ आने वाले चुनाव में नजर आएगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है, पहले तो इस यात्रा का जो उद्देश्य है ये सबको समझना होगा। हमारा देश अब तक के पूरे जब तक भी आज़ादी की बात की जितनी भी यात्रा रही है, इसके बाद 2014 के बाद मुद्दों से भटक गया है। मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है इसका उद्देश्य है, ये सबको समझना चाहिए और इसका उद्देश्य है महंगाई, डर, नफरत, इसके विरुद्ध भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की गई है, ये इनसे कोई विरुद्ध शुरू की गई है और भारत में समानता, भाईचारा को स्थापित करने के लिए की गई है। इसके नाम से स्पष्ट है भारत जोड़ो यात्रा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल गांधी को बधाई दी है कि जो हमारा ये भारत है, ये भौगोलिक विस्तार ही नहीं, भौगोलिक विस्तार नहीं बल्कि एक भाव है और करुणा, अहिंसा और एक सहयोग की भावना स्थापित हो। और इसके अलावा हमारे देश में जो समावेशी संस्कृति है इसको स्थापित करने में भारत जोड़ो यात्रा सफल हो, इसके लिए शुभकामनाएं राहुल गांधी को दी है। बीजेपी के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो देश है इसमें डर फैलाकर, लोगों के बीच नफरत फैला करके हम किसी भी राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा राष्ट्रवाद है जो सिर्फ कुछ लोगों से ही स्थापित होता है? राष्ट्रवाद में क्या हम नहीं है? क्या इस देश के वंचित लोग नहीं है? क्या इस देश के अल्पसंख्यक नहीं है? ये हम भारत के लोग इस संकल्पना को एक सिरे से नकारते हैं और संविधान पर करारा प्रहार कर हमारे देश की जो संस्थाएं हैं इनको खत्म करने का प्रयास ये कर रही हैं और इसके लिए सब पूरा विपक्ष एकजुट है और 2024 में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर निश्चित तौर पर दीपचंद राठौर भी जुड़ चुके हैं। दीपचंद जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और जिस तरह के देखिए तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, परिवार जोड़ो यात्रा है, क्या वास्तव में इस तथ्य को आप स्वीकार करते हैं या आपको लगता है कि नहीं, हम भारत को ही जोड़ने का काम कर रहे हैं और भारत आपको कहां पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते आपको जोड़ने की यहां पर जरूरत पड़ रही है? दीपचंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही? दीपचंद जी, आलोक वत्स जी भी मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, यहां पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और जिस तरह से आपके नेता ने एक बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और साफ तौर पर यह कह डाला है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये परिवार जोड़ो यात्रा है, क्या वास्तव में यही आपको नजर आता है? और भारत जोड़ो यात्रा से उत्तर प्रदेश के आने वाले निकाय चुनाव में या 2024 के चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन आप देख पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि बस यात्रा है, गुजर जाएगी, कुछ नहीं होना है? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है कि अभी तक समझ में नहीं आया है। कुछ लोग इसको गैर राजनीतिक बोलते हैं,
कुछ लोग इसको राजनीतिक बोलते हैं। तो हमारे को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये गैर राजनीतिक है या राजनीतिक यात्रा है। और किस तरीके से कन्याकुमारी से ये लेकर चले इस यात्रा को, और हर जगह इन्होंने लोगों को मदद मांगी, लेकिन कोई आदमी इनके साथ नहीं हुआ। तो उससे क्या मैं समझूं कि इनकी जो भी न्योता था तो किसी ने स्वीकारा नहीं। तो जो इनका मुख्य उद्देश्य था फिर तो ये दूर चले गए, और अभी तक ये क्लियर नहीं है यात्रा का मकसद क्या है। अगर इस यात्रा का मकसद राजनीतिक है तो मैं आपको बता दूं कि इस राजनीतिक यात्रा में इनको कहीं से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि 6-7 प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। और हम लोग सोचते थे कि शायद कुछ लोग इकट्ठा हो तो हमें कुछ टक्कर मिले, लेकिन अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, राहुल गांधी को तो नेता मानने को तैयार नहीं है। अकेले इनके दम नहीं है, इसलिए बार बार दूसरे नेताओं को, यहाँ तक कि हमको भी इन्होंने न्योता दे दिया कि आगे यात्रा में शामिल होइए। ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। एक राजनीतिक दल नॉन पॉलिटिकल यात्रा करें तो समझ में नहीं आती है बात। और ये फिल्म स्टार आर्टिस्ट के स्पोर्ट्स पर्सन को बीच बीच में शामिल करके अपना लेते हैं। ना तो कोई बड़ा नेता, ना कोई जमीनी नेता, ना कोई विपक्ष का नेता, और ना कोई बहुत बड़ा नेता यात्रा में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। हाँ, तो राहुल गांधी को बधाई जरूर देना चाहता हूँ। पार्टी में भी जो उनका शरीर है तो उन्होंने एक टी शर्ट और पैंट में रखकर जो सिद्ध किया है उसके अंदर एक यौगिक शक्ति है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीपचंद जी, इसके अलावा नथिंग मोर देन अ पिकनिक, कुछ कांग्रेसी मिलकर पिकनिक मना रहे हैं। तो महीना तो महीना में पिकनिक खत्म हो जाएगा, ढाक के 3 साल वहीं का वहीं मामला रह जाएगा, आगे कुछ ठीक है, हम एक बार जवाब ले लेते हैं। दीपचंद जी, इनका तो मानना है कि यात्रा का उद्देश्य जो आप इतना बड़ा बता रहे हैं वो तो निरुद्देशीय यात्रा है, आप बस ऐसे ही सफर कर रहे हैं। और राहुल गांधी में अगर इनको कोई खूबी नजर आ रही तो सिर्फ और सिर्फ ये कि इतनी ठंड में भी बहुत कम कपड़े पहनकर वो भारत जोड़ो यात्रा को अंजाम दे रहे। बाकी सियासी कोई उपलब्धि बीजेपी को आपकी पार्टी की तरफ से, आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपके नेता की तरफ से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। दीपचंद जी, चली गई कांग्रेस पार्टी की धड़कन इस देश के लोगों के साथ कैसे धड़कती है, इसका एहसास पिछले 3 महीने से कांग्रेस पार्टी को भी देखने को हुआ, विपक्ष को भी हुआ, साथ में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी हुआ। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा जगह है जिसमें हम चाहते हैं कि लोग हमें पूरा भरोसा है, इसमें लोग शांति से और कोई प्रत्यक्ष रूप से यात्रा समर्थन दे रहा है। तो यह सबके लिए भारत यात्रा दरवाजे खुले हैं, खाना स्वागत करेंगे। लेकिन बात आपको बता दें, एक टाइम था उसने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज के टाइम में अंग्रेजों को जो बाकी लोग हैं वो इतने सरप्रस्त हो गए हैं कि उन्हें देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना शुरू कर दिया है, सांप्रदायिक नंगा नाच शुरू कर दिया है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई है। जो प्रॉमिस करके जो वादे करके आए थे उनको उन्होंने काम नहीं किया, रोजगार नहीं है, विकास के दावे सारे खोखले हैं ना। हमें आज आप देख रहे होंगे आलोक जी, हम जो हमारे दो की सरकार है दिल्ली को पूरा नशीला बना दिया है। और यात्रा का मेन मकसद मैं आपको बता दूं, हम चाहते हैं देश में आए कम बनाया, देश में शांति, इसमें क्या पार्टी के पूरे बात यात्रा के दौरान क्या करना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने
ठीक है, तो जिस तरह से आपको लगता है कि नहीं बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई है, क्या वास्तव में ऐसी परिस्थितियां हैं आलोक जी? क्योंकि इनको तो यही लग रहा है कि आप इस यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर आप घबरा गए हैं, तभी आप तरह तरह की अप्रत्याशित आप टिप्पणियां कर बैठते हैं। देखिए, बीजेपी अभी आने वाले 30-40 वर्षों तक अपने कर्मों की बदौलत, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बदौलत और अपने कार्यशैली और जनता को राहत दिलाने वाली बेगर घूस के योजनाओं के बदौलत अभी 30-40 वर्ष तो किसी भी पार्टी के लिए अनहूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली का ठिकाना उनके लिए बहुत दूर है। ये आपको बता दें, जो 56 इंच का सीना है वो ऐसे ही सीना नहीं है, वो भारतीयों के दम पे है, अपने कार्य की बदौलत है, अपने कार्य शैली की बदौलत है, अपने कार्य क्षमता की बदौलत है। हम किसी के रहनुमाई पे नहीं कर रहे हैं राजनीति, हम अपने अच्छे कार्यों के लिए कर रहे हैं। 37 योजनाएं हैं जन कल्याण की, जिसमें ना हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ये लोग जो उंगली उठाते हैं कि हम भेदभाव करते हैं मुसलमानों से, गुजरात में 10 ऐसे बाहुल्य क्षेत्र थे मुसलमानों के, वहाँ 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। अब ये मिथ दूर हो गया कि आप हिंदू मुस्लिमों को अपने पक्ष में साध कर और हमारे खिलाफ खड़ा करोगे। अब देश प्रगति चाहता है, अब देश के लोग रिलीफ चाहते हैं, उनको सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से डायरेक्ट रिलीफ चाहिए। कोई घुसखोरी नहीं, कोई स्कैम नहीं, एक निष्पक्ष और एक निर्विवाद सरकार चल रही है। तो इन लोगों की ये यात्रा, मैंने कहा ना पिकनिक है, तो 2-3 महीने में पिकनिक खत्म हो जाएगी। फिर एक कहावत है, ढाक के 3 पात, पुनः मुझको भवा, फिर वहीं के वहीं। अरे इतनी यात्रा कर ली आपने, एक तो विपक्ष वाला आपको मान्यता देता, 6 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, नाम गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस 6 दावेदार, जब एक कहावत है, बंदर की लड़ाई में बिल्ली को फायदा होता है। आप खूब लड़िए, हम अपना लोगों के साथ तारतम्य बैठाए रहेंगे, अपने कार्यशैली के बदौलत उनसे जुड़ाव बनाए रखेंगे। आप लड़ते रहिए, हम जीतते रहेंगे, कहीं कोई कुछ नहीं होने वाला। यूपी में वैसे भी ये 0/0 पे है। यूपी को 7 पसंद है, अखिलेश के साथ आए, कहानी खत्म। बहुत लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत नारा दिया बहन प्रियंका ने। जितनी लड़कियां थी वो सब भाजपा में चली आई, और अंत में ढाक के 3 पात 2 सीट या 1 सीट ये जीते, वो भी कांग्रेस की बदौलत नहीं, वहां के उस लोकल लीडर के अपने वर्चस्व के कारण। तो देयर नोवेयर 84 सीट यूपी का, 40 सीट बिहार का, 124 सीट में तो ये कहीं है ही नहीं। ये कहां से कवायद कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, 2024 में हम मोदी को हटा के चढ़ जाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है। ये परिवारवाद की पार्टी है, चाटुकर्ता की पराकाष्ठा है यहाँ पर। ये सदियों से परिवार को ढोते चले आए। ठीक है, ये तो बात कांग्रेस की हो गई ना, लेकिन यहाँ पर राहुल जी भी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखे हैं। इनका तो ये कहना है कि 2024 में बहुत बड़ा विपक्ष आपका सामना करने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस चिड़िया का नाम है ना, वो 24 घंटे नहीं 48 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, 2 दिन तक। हमारे जो फौज है, हमारी जो फौज है कार्यकर्ताओं की, और हमारे जो नेतागण, आप याद कीजिए, यूपी के चुनाव की आग ठंडी नहीं हुई थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात के चुनाव का बिगुल फूंक दिया था। कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था, लोग जाके आराम करते, कांग्रेसी जाके कहीं पर स्पा और मसाज करवाते, और हम चुनाव मैदान में दूसरे चुनाव में कूदकर वहां पर अपना हम प्रदर्शन करने के लिए कटिबद्ध हो गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी यूं ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है। अपने दमखम पर, जनता के विश्वास से
हमने कार्यकर्ताओं को ठीक। सींच कर बनाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और समझ गया मैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है राहुल जी, जिस तरह से अभी आप थोड़ी देर पहले विपक्ष के बहुत ही विशालकाय होने का दावा कर रहे थे, लेकिन ये तो अपने रामपुर मॉडल का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि कभी आपकी पार्टी को लगता था कि रामपुर का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन अब इनका ये कहना है कि उस परंपरा को जनता ने तोड़ दिया है। जनता ने बीजेपी को वहां पर बहुमत देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि पहला विकल्प बीजेपी बन चुकी है। वही मैंने कहा, रामपुर मॉडल आपका, उसी में हर चीज आ गई। तो क्या वास्तव में अब इस तरह के मॉडल्स को आप केंद्र में रखकर अपनी रणनीति को तय करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी अब ये जान चुकी है कि कहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है तो उसको किस तरह से तोड़ना है, या आप अभी भी ये कहेंगे कि नहीं वो तो शासन प्रशासन का चुनाव था? आलोक जी, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के जो चुनाव थे ये पूरी तरह से प्रशासन और वहां के जो सत्ता संरक्षित जो अधिकारी थे ये उनके मैनपुरी में नहीं था। नहीं मैनपुरी में नहीं था। नहीं, मैं मैनपुरी की बात पे आ रहा हूँ। मैं अभी रामपुर की आलोक जी बात सुन लीजिए, रामपुर की बात सुन लीजिए। जिस तरह से वहां के अल्पसंख्यकों को, वहां के वंचित वर्ग के लोगों को वोट करने नहीं दिया गया, वहां के लोगों के घर पे पुलिस भेजी गई, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, इस तरह से सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा वहां पे इलेक्शन को जानबूझकर वहां के लोकल गुंडों द्वारा उस इलेक्शन को हरवाया गया। मैनपुरी में सारे समाजवादी लोग, सारी जनता सपा के पक्ष में एकजुट थी और इसलिए आप लोग वहां पे चुनाव हारे। और ये तो अभी एक शुरुआत है, जनता जागरूक हो चुकी है। और मुद्दों की बात आप क्यों नहीं करते? जो भारत जोड़ो यात्रा है ये क्यों है? भारत जोड़ो यात्रा सीधे सीधे कट्टरता, भय, बढ़ती बेरोजगारी, इसके विरुद्ध है। आप मुद्दों पर बात करिए। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। आप मोदी सरकार की उपलब्धि बताइए युवाओं के बारे में। 2022 से सबको मकान मिलने थे। 2022 में भारत को स्किल डेवलपमेंट का, स्किल का कैपिटल बनना था पूरे विश्व में। उनका क्या हुआ? आपने कई मिनिस्ट्री को स्टैब्लिश किया अपनी सरकार में, उस मिनिस्ट्री के क्या काम है? आप मुद्दों की बात करिए ना। और राहुल गांधी के साथ हर जाति धर्म के लोग जुड़े हैं। आप यात्रा में जाकर उसके धरातल पर देखिए, आप धरातल से कोस दूर हैं। मोदी के नाम पर कब तक राजनीति करते रहेंगे? आप जनता के बीच में आपने क्या काम किया? वंचितों के लिए क्या काम किया? किस राष्ट्रवाद की स्थापना आप करना चाह रहे हैं जिसमें वंचित ही नहीं है, अल्पसंख्यक है ही नहीं? हम भारत के लोग, जो हमारी संकल्पना है, इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं आप लोग। आलोक जी बोलिए। आपको इलेक्ट्रिकल चुनाव, इलेक्टोरल बैटल में कितना फायदा हो रहा है? और जहां जहां भी आप हमसे चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या परिस्थिति और स्थिति हो जाती है? 2024 बराबर आपने यूपी में भी खूब नारा लगाया, महंगाई है, बेरोजगारी है। कहां जनता ने सुनी आपकी बात? जनता प्रबुद्ध है, वो जानती है मोदी जी को किन किन परिस्थितियों में देश को लेकर चलना पड़ रहा है। आलोक जी, विश्व इकोनॉमी में बड़े बड़े देश में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है और मोदी जी ने यहाँ पर 7% पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। आलोक जी, वैश्विक स्थिति है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। आलोक जी, आपके ये सारे भ्रम आने वाले दिनों में दूर हो जाएंगे। जिस तरह से आपने गलत तरीके से जीएसटी को लागू किया है, जिस तरह से नौजवानों को आपने जो है बेदखली की है, उनको अनदेखा किया है, किसानों को जिस तरह से रुलाया है, इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके अब ये नैया पार होने वाली नहीं है अगले चुनाव में। आप देखते जाइएगा, शुरुआत हो चुकी है। और राहुल गांधी के, चलिए हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। ठीक है, ठीक है। हम एक बार सुमन जी से भी, ठीक है, हम एक बार सुमन जी की भी इसमें राय ले लेते हैं। देखिए, 3 पार्टियां हैं आपके सामने और तीनों पार्टियों के हिसाब से कौन कितने गहरे पानी में है, किसके वादों में कितना दम है। क्योंकि देखिए, निकाय चुनाव निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल तो होना ही है। आरक्षण का रोटेशन भी आएगा, उसमें यह भी साफ हो जाएगा कि ओबीसी की सीटें कहां पर होने वाली हैं, कौन सी सीटें आरक्षित हैं, कौन सी महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो चुनाव तो संपन्न होगा। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण पर आपने प्रहार किया है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में, शेड्यूल का ट्राइब के एमएलए और एमपी हमारे पार्टी में किसी दल में नहीं है। तो आपका ये सोशल जस्टिस का मॉडल सिर्फ वहीं तक है, मिनिस्टर बनाने तक। इसके नीचे जो धरातल पर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, इनके लिए कोई सोशल जस्टिस का मॉडल नहीं है। मैंने देख लिया निकाय चुनाव में जिस तरह से सुमन जी के लिहाज से हम एक बार जानते हैं कि कौन सी पार्टी की तैयारी कितनी गहरी है, निकाय चुनाव को लेकर कितनी गंभीरता आपको नजर आ रही? सुमन जी, क्या वास्तव में हर एक पार्टी उतनी ही गंभीर है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और जल्दी ही निकाय चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि सभी पार्टियां, चाहे वो सपा है, चाहे बसपा है, कांग्रेस है, सभी निकाय, इवन देन जो यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी भी अपनी सरजमीन ढूंढ रही है और वो पूरे जोर शोर से अपनी जमीन तलाशते हुए उसने निर्वाचन के लिए अपनी उम्मीदवारों की खोजबीन भी शुरू कर दी है।
तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 50 पर जो प्रतिशत का जो हमारा यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी है, उस 50% में फीमेल्स कैटेगरी भी आएगी और ओबीसी कैटेगरी भी आएगी। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते, जो संविधान में जो लिखा हुआ है, जो संविधान के अनुच्छेद 232 में वर्णित है ओबीसी और एससी के लिए, उतनी टिकट्स, उतनी सीट्स अनिवार्य रूप से देना निकाय के चुनाव में अनिवार्य रूप से दी जाएंगी। उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पार्टी उसमें भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ जो है वो चुनाव आयोग के अंदर है, वो चुनाव आयोग के हाथ में है। उसमें पार्टी का कहीं कोई रोल नहीं है कि चुनाव आयोग ने जो संविधान के रूल्स और रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से निकायों के सीट्स की घोषणा होगी। लेकिन बात अगर हम यहाँ पर राहुल गांधी की करें, तो राहुल गांधी ने ये बोला कि मैं अपनी इस यात्रा में भारत जोड़ो का काम कर रहा हूँ। मैं ये कहूंगी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आज जो ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जो कभी कहते थे कि मैं हिंदू तत्व में विश्वास नहीं करता था, आज वही राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाया जाता, ये लोग सिर्फ राम का नारा क्यों नहीं लगाते। आज वो राम को कैसे मानने लगे। जिस तरह जब भी चुनावी माहौल आता है तब आप हिंदुओं को संगठन में जोड़ने लगते हो, और जब वही चुनावी माहौल खत्म हो जाता है तो आपकी जो स्टेटमेंट्स होती है, जो ये देश है, ये राष्ट्रवाद है, इसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। हमारे संविधान के प्रथम उसमें भी ये लिखा है कि पंथ निरपेक्ष, हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। हम कहीं पर भी देश को, जो हमारी जो माला है, जो देश की जो माला है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, और जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सभी वर्गों को साथ में लेके चलती है। देश तोड़ने का काम कहीं से भी नहीं करा। अगर देश तोड़ने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर आज तक किया है। और उसके साथ साथ मैं कहीं ना कहीं सपा का भी इसमें रोल कहूंगी। इस तरह के बहुत सारे बयानबाजी खुद अखिलेश यादव ने भी की है कि हिंदुओं की बेटियां हमारी बेटियां नहीं है, केवल मुसलमानों की ही बेटियां हैं। देखिए, इस देश की बेटी पूरे देश की बेटी है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होती। समावेशी संस्कृति की बात करते हैं अध्यक्ष जी, हमारे समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलती है, ये सभी लोग जानते हैं। और देश में जो हमारे संविधान की संरचना है, विधि सम्मत, संविधान सम्मत व्यवहार करती है समाजवादी पार्टी। और ये कथनी और करनी में बड़ा फर्क है आलोक जी। ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं, ये दरअसल इन्होंने जितनी भी बातें अपनी गिनाई है, धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में बंटवारा, बिल्कुल विचारधारा की जिस तरह से बंटवारा है, नफरत इन्होंने पैदा की है। देश के हालात आप समझ नहीं सकते कितने खराब हैं। लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से एक बार फिर हमारा पूरा देश एकजुट होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके लिए गांधी जी को, राहुल गांधी जी को हम बधाई देना चाहेंगे। यही है ना कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने तो एक बात खुद बोली थी कि रीजनल पार्टियों के पास नेशनल विचारधारा नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब अखिलेश जी से ये पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री के लिए प्रबल दावेदार आप किनको मानते हैं, उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया, शरद पवार का नाम लिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया। नहीं, रीजनल पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो भी जो कट्टरता के विरुद्ध, नफरत के विरुद्ध या भाईचारा के लिए जो भी काम करेगा, हम उस चेहरे को आगे लाएंगे। ये निश्चित है कि इस देश का मजबूत विपक्ष कांग्रेस ही है, और उसी को सरकार में आने के लिए उसका वो हकदार है उसकी, तो हम उसकी मदद करेंगे। हम इसकी बात करते हैं, हम देश में किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। समर्थन। मेरा एक सवाल है, अगर अखिलेश जी यात्रा के समर्थक हैं तो सिर्फ एक बधाई पत्र भेजना और एक इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के साथ उसकी यात्रा में सम्मिलित क्यों नहीं हुए? ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। अगर वो इस यात्रा के समर्थक हैं तो वो क्यों नहीं इस यात्रा में शामिल हुए? क्यों नहीं मायावती इस यात्रा में शामिल हुई? क्या कारण है? नहीं, ये तो राजनीतिक दल का अंदरूनी मामला होता है। एक संगठन है, वो विचार करता है, वो निर्णय करता है, और उनको बधाई देने से संदेश स्पष्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों को एकजुट करने का एक माध्यम है, जिसके लिए सबने बधाई दी है और उसके शुभकामनाएं भी दी हैं उन्हें। ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से दीपचंद जी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और यात्रा के साथ साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही गंभीर है, या जो आने वाले निकाय चुनाव हों उनके लिए भी आपने तैयारी शुरू कर दी है? के लोकसभा चुनाव का सवाल है, तो का चेहरा पहली बात है। दूसरी बात, अभी आपने ने कहा कि भाई भाजपा से दूर है, अखिलेश मायावती पार्टी के साथ जो बात कि भाई ये तो राम को मानते हैं, मैं को बताना चाहूंगा नारायण राम है, ये गलत राम के उत्पादक
मतलब बीजेपी नहीं है। देखिए रामपुर, मैं क्षमा चाहूंगी कि मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। इनकी आवाज एक बार पहले आप लोग ठीक कराइए, उसके बाद फिर मैं मुझे आपके पास आपकी आता हूँ बात- दीपचंद जी। और कि मैं आपकी बात का जवाब तभी दे पाऊंगी जब मुझे आपकी बात स्पष्टता सुनाई देगी। ठीक है, पहले एक बार पहले हम आवाज एक बार पहले ठीक कराते हैं क्योंकि कुछ आपका टेक्निकल ऑडियो खराबी आ रही है। और जिस तरह से हमारे साथ आलोक जी भी हैं, आलोक जी यहाँ पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का आरोप आपके ऊपर ये है और कांग्रेस का भी यही आरोप है कि आप बांट देने की राजनीति करते हैं, जिसके चलते भारत को जोड़ना पड़ रहा है इन्हें। समाजवादी पार्टी कह रही है हम तोड़ने की राजनीति करते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, एक पर्टिकुलर वर्ग को माथे पर बैठा के पिछले कितने वर्षों से ताजपोशी किए हुए हैं और उस वर्ग के भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये जो अभी रामपुर के एक नेता थे आजम खान, जिनके पीछे करोड़ों करोड़ों का घोटाला, जमीन का घोटाला, सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेना, गलत यूनिवर्सिटी का निर्माण करना, लोगों की हत्याओं में शामिल होना, फिरौती वसूलना, और ये बात कर रहे हैं भारत जोड़ो। आज यूपी में बुलडोजर राज में अमन चैन है, सारे अपराधी बिल में घुस चुके हैं, महिलाएं निर्भीक हैं, आदमी निर्भीक है, किसी टेंडर वगैरह के में कोई घोटाला नहीं होता, कहीं कोई दिन गोली दहाड़े चला के हत्याएं हो रही किसी हैं को उत्तर प्रदेश में आलोक जी, जी दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए इतना बड़ा प्रदेश है तो कुछ छिटपुट घटनाएं एकदम खत्म करना। मैं बात कर रहा हूं जो इनके युगों में जो हो रहा था और अब जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है और हम वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हम शिथिल नहीं बैठे और हम करते रहेंगे और जनता का विश्वास जीतते रहेंगे और वहां सरकार बनाते रहेंगे। सपा अब आगे रसातल में जाने की कवायद में है। कांग्रेस ऑलरेडी यूपी ने मुक्त कर रखा है, कांग्रेस मुक्त यूपी। अब ये जो थोड़ी बहुत सपा थी इसका भी अब जनाजा निकलने ही वाला है। जल्दी ही भ्रम टूट जाएगा आलोक जी ठीक आपका। है, दीपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। दीपचंद जी, अगर भ्रम टूटेगा तो टूटेगा। वो आज मेरी आदत आलोक जी। इसके पास उनका कुर्मा तो बढ़ता जा रहा है, पर परिवार छोटा होता जा रहा है। आज पंजाब के हाथ से चला गया, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो अलायंस सब चुके हैं और 3 राज्यों के अंदर ये बता दिया कि गुजरात अंदर नहीं चलता है। इनकी आवाज क्लियर नहीं है। देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ इनके हाथ से गया, दिल्ली इनके हाथ से गया, तो गुजरात इनके हाथ से लगा। उसके बाद भी ये वाहवाही मिल रहे हैं। देखिए पार्टी का पतन है और किसने कह रहे हैं कि कांग्रेस से युग होगी जाती, कांग्रेस नहीं होती जा रही है, बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान पार्टी कांग्रेस की होती जा रही है। को समझना होगा दुनिया में रह रहे हैं। आलोक जी आप बताइए, आज हफ्ते में आपसे जो भारत जोड़ो यात्रा, अगर आपको विपक्ष का कोई बड़ा चैनल नहीं दिखता तो पार्टी को राहुल गांधी के लिए रोज पार्टी क्यों उनके बारे में चर्चा करते हो, आप बताइए ना मुझे। क्योंकि आपको पता है कि राहुल गांधी ही एक एंड चेहरा है तो माननीय मोदी जी को टक्कर दे सकता है। इसलिए आप मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कभी प्रियंका जी की खुद को डैमेज करते हैं, कभी सोनिया गांधी जी की छवि को डैमेज करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की छवि को डैमेज करते हैं। आपके महंगाई की बात तो युवाओं की रोजगार की बात मत तो आपको जनमानस के मुद्दे आप कभी उनकी राहुल गांधी की चर्चा करते हो, कभी मुसलमान की राजनीति तो आपको सबके मुद्दे की आपने देखा निकाय चुनाव के लिए आपने आरक्षण खत्म किए, आप उस पर निकाय चुनाव कर रहे थे। क्या असली तो की तो बात करते हैं तो आपने कभी उनको समझा ही नहीं। आपका जो निमित्त हिंदू है और जनमानस की जो बात करते हैं उनसे राहुल गांधी नहीं करते हैं, जिसकी आवाज राहुल गांधी की आज के समय में। तो इसलिए माननीय मोदी जी को और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो पानी पी कर माननीय राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं, क्योंकि उनको डर सिर्फ कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से।
आलोक जी, इनका सीधे तौर पर कहना है कि आपको अगर किसी पार्टी से डर है तो वो कांग्रेस पार्टी है और आप सिर्फ युवाओं की बात करते हैं, लेकिन युवाओं को लेकर आपके पास कोई सक्रिय या तमाम बड़ी नीतियां नहीं है। रोजगार दिया, बताइए आप जो बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर आलोक जी, चलाना चाहिए, भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाना चाहिए, वो तो यूपी में क्रम की बात ठीक है। है, राहुल जी भी कुछ बीच में, ठीक है मोदी जी का गुणगान खाने से देश ही चलता। ठीक है, आपकी ही बात पर राहुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी। हाँ आलोक जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि इस देश के युवाओं के लिए बीजेपी ने अपने एक मंत्रालय का गठन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप करके। देश की 50% की आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 25 साल से कम है आलोक जी, और लगभग 65% ऐसी आबादी है जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है, और हमारा देश युवाओं का देश है। अगर हमने युवाओं के लिए जल्दी ही कुछ कदम नहीं उठाया, अगर हमें चाइना से मुकाबला करना है, लगभग हमारे शर्ट पे, पैंट पे, हर जगह मेड इन चाइना आजकल है, अगर हमारा मुकाबला जो असल मुद्दा है इसे भटकाने की कोशिश करते हैं, हमने स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम तक नहीं बनाया है जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले। अभी अध्यक्ष जी, कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने इस पर फोकस भी किया कि किस तरह से हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है या जो रूरल पॉपुलेशन है, इसके जो युवा हैं, ये किस तरह से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है अगर हमने युवाओं के लिए कौशल और रोजगार का इंतजाम नहीं किया। तो यही युवा आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश फिर बूढ़ों का देश हो जाए और हमारी अर्थव्यवस्था और रसातल में चली जाए। तो बीजेपी ने हमेशा असल मुद्दों से लोगों को भटकाया है। युवाओं के लिए क्या काम किया है, मुझे लगता है आलोक जी अगर यह बता दें, 2022 तक मैंने आपको अभी याद दिलाया कि आपने ये वादा था कि हम कौशल जो मिशन है इससे देश को पूरे विश्व की जो है कौशल राजधानी या स्किल कैपिटल बनाएंगे। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबको मकान मिलने थे 22 तक, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पे हमला कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पूरी तरीके से, मैं आपको बता दूं कि ये सबको जोड़ने के लिए है, जैसे हर जाति, भाषा, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको एक साथ लेकर चलने की है। हम एक साथ जब एकजुट होंगे तब हमारे देश का विकास होगा। ये समझ में क्यों नहीं आता? नफरत, भय और कट्टरता से हमारे देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी का रिजर्वेशन इन्होंने निकाय चुनाव में खत्म किया, यही प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बताते हैं, इस पर क्यों नहीं कुछ बोला? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किस जो असल मुद्दे हैं ये आप कब तक भटकाते रहेंगे और भटकाते रहेंगे। आपका क्या कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी आरक्षण समाप्त करना चाहती है? आरक्षण समाप्त करना ही चाहती है। अच्छा, एसएलपी में मालूम है बीजेपी ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में? राहुल जी, एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने यही तो मांग की है कि भैया आरक्षण के साथ चुनाव हो। नहीं, बिल्कुल उन्होंने चुनाव, उन्होंने मजबूत पक्ष नहीं रखा। ये तो एक बहाना है, ये तो बिल्कुल एक बहाना है। और आप देखिएगा आलोक जी, यह इलेक्शन बिना ओबीसी रिजर्वेशन के कराना चाहते हैं ये, और उसी तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। कोर्ट में बहुत ऐसी पैरवी है जो वंचित वर्गों के विरुद्ध की गई है ओबीसी के द्वारा। लेकिन राहुल जी, जहां तक मुझे जानकारी है, एसएलपी में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि आरक्षण के साथ चुनाव होना चाहिए। आयोग का हमने गठन कर दिया है, 90 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बीजेपी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम बिना आरक्षण के चुनाव चाहते हैं। आलोक जी, हम खुली आंख से देख रहे हैं, ओबीसी कमीशन केंद्र सरकार में भी गठित है, उत्तर प्रदेश में भी गठित है। हम डेटा उठा के आप देख लीजिए कितने ओबीसी के लोगों का सिलेक्शन होता है, कितने ओबीसी के लोगों का साथ न्याय हो पाता है। आप देखो ना, जितने भी रिजल्ट्स आते हैं तबादले में, आप देखो उत्तर प्रदेश की क्या बुरी हालत करके रखी है। वहां पर एक जाति विशेष के लोग ही हर जगह तबादले में, नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जा रही है। ये तो आपकी बात हो गई ओबीसी को लेकर, लेकिन जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को अब आप ये लगातार बोल रहे हैं कि इससे पूरा देश जुड़ जाएगा, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव जी ही खुद ये बोल रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं क्योंकि ये क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये आपके सपा सुप्रीमो हो उनका ही था बयान। नहीं, बिल्कुल उसके बाद भी उनका आप शुभकामना संदेश पढ़िए। आज का जो समावेशी संस्कृति है, इसके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर भारत जोड़ो यात्रा अगर बढ़ रही है तो हम उसका समर्थन करते हैं। हाँ। उसको शुभकामनाएं देते हैं। करुणा, अहिंसा, सहयोग और सौहार्द की भावना से भारत जोड़ो यात्रा अगर आगे बढ़ रही है तो ये एक अच्छी बात है और हम इसको सहयोग करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी पास उतना बजट भी नहीं है, उतना बड़ी पार्टी हमारी है ही नहीं। और आप बिल्कुल रीजनल पार्टी को बार-बार दोष क्यों देते हैं? नहीं, हमारा 111 विधायक हैं आपके, छोटी पार्टी कहां से? नहीं, जो भी मुझे तो कहीं से भी छोटी पार्टी नफरत, भय, इन सब के विरुद्ध जो भी काम करेगा हम उसका सहयोग करेंगे। आपकी पार्टी बड़ी है और 111 विधायक हैं आपके। नहीं, मजबूत विपक्ष हैं आप। नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी बड़ी नहीं है। अभी तो ये बीजेपी नेशनल पार्टी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो सबसे बड़ी उम्मीद राहुल गांधी को थी तमाम क्षेत्रीय दलों से कि आए, उनके कार्यकर्ता भी शामिल हों और एक बड़ा संदेश राष्ट्रीय पटल पर जाए, क्या उस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं या सिर्फ समर्थन पत्र सौंप के ही हर कोई अपना पीछा छुड़ा रहा है?
देखिए, यहाँ मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिस तरह से अखिलेश जी ने सिर्फ बधाई पत्र भेज दिया, अगर वो उनको समर्थन देना चाहते तो इस रैली में उनके साथ खड़े होते। कहीं ना कहीं इस बात से ये हो रहा है कि उनको समर्थन के नाम पर सिर्फ एक लीपापोती की गई है, वो उनके साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये परिवार जोड़ो यात्रा ज़्यादा है। अगर हम बात पर देश की सौहार्द की करें, देश के प्रेम की करें, बंधुत्व की करें, तो देखिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो भगवान को। तो हम लोग जो ये नफरत की जो राजनीति है, हम किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं करते, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी वो सामने मजबूती से सामने आएगी। लेकिन जो 70 सालों तक, अभी जिस तरह से राजीव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सालों में किया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक ऐसी डिबेट रखिए जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने काम क्या था और 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए। और इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की कमी, क्योंकि संसाधन तो सीमित है ही। तो उसके लिए युवाओं का इन्होंने अंग्रेजों ने जो एक नीति तैयार की थी ना, कि सिर्फ एक नौकर तैयार करो, क्लर्क तैयार करो, कि जो आज के जो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो युवा है वो 25 साल के हैं, 25 साल का युवा, ज़्यादातर युवा क्या करते हैं कि वो सोचता है कि मैंने MBA कर लिया, मैं सिर्फ जॉब करूँगा, मैं व्यापार नहीं करूँगा। तो वो अपने से कुछ नया स्किल डेवलप नहीं करना चाहता और सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के बहुत सारे कारण और भी हैं, हमें खुद स्किल डेवलपमेंट करने होंगे। फुटकर व्यापारियों को खत्म करने का इन्होंने पूरी साजिश कर रखी है। अभी GST के जिस तरह से छापे उत्तर प्रदेश में पड़े, लोगों में भय व्याप्त है। छोटे व्यापारी को खत्म करना चाहते हैं। और अब ये बेरोजगारी खत्म करने का यही तो है कि लोग अपने से स्टार्टअप लें। कहाँ है स्टार्टअप? मेक इन इंडिया, मुझे तो कोई कार्यक्रम दिखता नहीं, इसका धरातल पे कहाँ कार्यक्रम है? और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल क्या काम कर रही है, जरा आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री क्या ये 25 साल बाद जब ये सारी युवा बूढ़े हो जाएंगे तब ये काम करना शुरू करेगी? और उसके बाद तो देश पे और भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो आप इसमें प्रायोरिटी में इनके है ही नहीं है। आप युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है ताकि उनको रोजगार से जोड़ें और ये आपस में भय और सांप्रदायिक इन मुद्दों से दूर करें। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, क्या कभी भी आपने ऐसा सुना है कि शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने कहा है कि हम लोग बेरोजगार हैं? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि वो अपने लिए रोजगार खुद ढूंढ लेते हैं। वो छोटे से होते हैं तभी वो कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम करने शुरू कर देते हैं, चाहे वो AC रिपेयरिंग का काम करे, चाहे वो कार रिपेयरिंग का काम करे, चाहे वो पंचर का काम करे, चाहे वो खाना बनाने का काम करे। अगर देश का हर युवा पढ़ा लिखा क्या व्यापार नहीं कर सकता। हमें व्यापार सिर्फ, हम इस देश को अपना तो समझे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम इस देश की, हम इस देश में चल रहे हैं लोग जी, नहीं तो उससे कोई हम इस सबसे बड़ी बात समस्या यही है कि इस देश को हम अपना नहीं समझते। हम सिर्फ अपने अधिकारों की तो बात करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए क्या, लेकिन हम अपने मौलिक कर्तव्यों की बात भी करते हैं कि इस देश के लोगों को अपने मौलिक कर्तव्य भी मालूम है कि इस देश के युवा को ये नहीं, वो ये सोचता है मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैं एक फल की रेहड़ी क्यों लगाऊं, मैं सब्जी क्यों बेचूं। मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल स्वीकार्य है और इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए कि अगर कोई पकोड़े भी तल रहा है तो वो बाई चॉइस कर रहा है ना। किसी ने बंदूक की नोक पर तो उससे पकोड़े तलवाए नहीं, बाई चॉइस है वो किस तरह का व्यवसाय करना चाहता है। कई सारे लोग तमाम कोर्स कुछ और करते हैं। और ये अगर आप देखेंगे ना शिक्षा के क्षेत्र में, मैं एक छोटा सा आंकड़ा भी यहाँ पर पेश करूंगा, 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई किसी और चीज की थी ग्रेजुएशन में, लेकिन आज वो काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये होता है, इसमें इतनी ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आलोक वत्स जी, जो एक सबसे बड़ा एक मिनट, जो काम होता है ना, कोई भी काम, जो काम हमें स्वाभिमान से जीना सिखाता है वो कार्य कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो हमारी डिग्निटी को देता है। चाहे वो पकौड़े तलने का काम को देखता भी नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी शिक्षा जगत की बड़ी बड़ी संस्थाएं प्राइवेट होने की ओर अग्रसर हैं। इस देश में मोदी के अलावा अडानी और अंबानी भी सरकार चला रहे हैं। बड़ी बड़ी जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो पब्लिक संस्थाएं हैं जिससे रिबेट और छूट के साथ बच्चों की पढ़ाई संभव थी, बड़े बड़े कारखाने थे, वो बिक गए, औने पौने दाम पे बेचे। अभी ये सेल कंपनी है साहिबाबाद गाजियाबाद के यहीं बगल में, औने पौने दाम पे उन्होंने बेच दिया उसको। कर्मचारी बेरोजगार हो गए, धरनारत है। आप जो असल मुद्दे, जो रोजगार आप कैसे पैदा करेंगे, स्टार्टअप, जो छोटे छोटे लोन है जिसे बहुत ही स्मॉल कहते हैं, माइक्रो लोन्स वगैरह, इसके प्रोवाइड करने के लिए जगह जगह पे रिटेल वाले जो शॉप करने वाले हैं इन पर GST थोपना गलत तरीके से। GST अच्छी चीज है, ठीक है, 150 देशों में लागू है। आलोक जी,
एक मिनट, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन सैंक्शन किए जाते हैं, MSME लोन प्रभावी रूप से सैंक्शन नहीं के लिए किए किए जाते हैं। देखिए रास्ते तो आपको ढूंढने होंगे, कोई आपके घर ठीक तक है, नहीं मैं आएगा। इसका प्रश्न मैं सीधे एक बार आलोक जी से पूछ लेता हूं। आलोक जी, जो सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है कि रोजगार को लेकर आपके अंदर गंभीरता नहीं है, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। ठीक है, एक चीज बताइए कि अभी बहन को कहा रोजगार को नौकरी माल तक मिल जाना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप रोजगार करें और ऐसे लोग करते हैं। मैं कम से कम 50 और उन्होंने अपनी शैक्षणिक संस्थान करोड़ों में कमाया और नौकरी करने में एक नौकरी करने पटना में 2 MBA कर जाती, लेकिन दूसरे लोग इस पर हंसी करने लगते हैं। कोई भी कम निष्ठा से और आदर से हो, स्वाभिमान से हो तो छोटा नहीं है। सवाल पैसे कमाने की है तो एक निष्ठावान तरीके से, आदर्शवान तरीके से कोई भी पैसा कमाया जा सकता है। नोएडा में कोई ऐसे लोग तो रिटायर्ड करता है और मेजर है तो पकौड़े चल रहे हैं, एक से एक वेराइटी का पकौड़ा बनाते हैं। उनके यहाँ 6 बजे के बाद पकौड़ा नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एमएसएमई स्किल के अंदर हर तरीके का ऑप्शन है, लेकिन आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, जो आपके घर चल के नहीं आएगा। हजारों नौजवान हैं जिन्होंने वहां से लोन लेकर अपना छोटा मोटा रोजगार स्थापित कर रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नाम पर कौन सा मंत्री दे दिया? 482 अरब डॉलर का 60 में घोटाला किया। इनके सारे नेता आज को बड़े बड़े हैं, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, चंद्रा बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर। ये क्या बात करेंगे हमसे? और बात कर रहे हैं सपा की। मुलायम सिंह यादव के बर्थडे पर जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाले थे और सरसोई के 500 करके हजार खर्च करने वाले थे, और जिनके पर ये समाजवाद का काम आ रहा है, ठीक, इनके शासन में परिवार को करने को काबिज थे और ये समाजवाद और होगी की बात करने वाले लोग परिवार को बढ़ाने वाले लोग। ठीक है, तो आपका कहना है कि हम विकास के बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। दीपचंद जी, एक बड़ा और अहम सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि राहुल यादव जी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल यादव जी से क्या आप ये जानना चाहेंगे? ठीक है आलोक जी, आ रहा हूँ मैं आपका सारा, बिल्कुल ठीक है। और दीपचंद जी, जिस तरह से राहुल जी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ इनके समर्थन पत्र से ही आपका काम चल जाएगा, या आप चाहते हैं कि नहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ सड़क पर कुछ दूरी तक चलें? इसके अंदर बड़ा मुश्किल बात जरूरी दिए तो उसमें यात्री के साथ पहली बात है। और राहुल गांधी जी बढ़ने जा रहे हैं, हम देश से दिलाने का जो किया है, अगर हम देश की जनता को मिलकर जागरूक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आलोक तक 2016 के बाद एक ही मान्यता को गलती बता देंगे, क्योंकि अपना वादा था तो चाहे दुगनी कितना आपने करी क्या 2020 में क्या आप पता हर साल 2 करोड़ देंगे। आपको आपके रहते हुए 45,000 करोड़ लोगों ने जो युवा है उन्होंने रोजगार देने की नीति छोड़ चुके हैं, उन्हें पता है रोजगार नहीं है। तो आप कहते कि आप अपने बिल्कुल जो बजट में बता दूं तो पीएसओ के सारे राजधानी और मंच को माननीय प्रधानमंत्री जी दे दिए हैं। तो आप बता दीजिए आज का युवा आप दोबारा तो क्या किया है? नहीं तो हम अंग्रेजों से गुलामी करते थे, द्वारा हमारे गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब देश की अर्थव्यवस्था की आप ना, जब देश की माननीय प्रधानमंत्री की व्यवस्था की समझ आती है तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए।
ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पे कोई टिकट नहीं होता है, सिर्फ ये गुमराह करने की बात है। मैं एक ही 2-3 साल किए आप तुम्हें आपकी सरकार है 18 राज्यों में आपने कहा था कितनी लोगों को रोजगार दिए, ग्रोह विकास के क्यों सभी बता दीजिए, वो उसके पास नहीं है। सिर्फ आप जो जनमानस की जो मुद्दे होते हैं उनके डिफरेंट बात में पॉलिटिक्स करते हैं और कोई भी चुनाव होते हैं वो ऐड तक आप है ना हिंदू मुसलमान ले जाते हैं तो ऐड तक आप चुनाव लड़ते हैं। ये आपकी पहली धारणा है। दूसरी बात आपने कहा कि राहुल गांधी परिवारवाद है, अरे परिवारवाद तो सबसे ज्यादा आदत पाकिस्तान पार्टी के अंदर है। अब बताइए ना कहा के जितने बड़े नेता है वो जितने भी उनके बेटे आज सब मंत्री जितने बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार और सद्भावना है तो वो पाकिस्तान पार्टी के अंदर है। आपने कहा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ठीक है, मतलब आपके आरोप वही हैं जो बीजेपी आप पर आरोप लगाती है। आपका भी कहना है कि भैया परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ये पार्टी अछूती नहीं है। और राहुल जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे भी यहाँ पर जानना चाहूंगा कि क्या अखिलेश यादव को थोड़ा सा ही समय निकालकर राहुल गांधी के साथ चंद कदम चलने के लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल तैयार है, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं अपनी दी हैं। और ये संगठन का अंदरूनी मामला होता है कि वो किस राजनीतिक गतिविधि में किस तरह से प्रतिभाग करेंगे। की अगर आप बात करेंगे तो फिर संगठन की बात नहीं होगी, ये तो फिर पूरे देश की बात हो गई। नहीं, बिल्कुल, अगर आप उन्हें अपना शुभकामनाएं संदेश बिल्कुल प्रेषित कर दिया है और आगामी दिनों में देखेंगे उनका स्टैंड क्या है। लेकिन इस संगठन का अपना निर्णय होता है कि किसी राजनीतिक जो गतिविधि है उसमें किस तरह से एक संगठन के प्रमुख के रूप में भाग लेना है। ठीक है। और बिल्कुल आलोक जी, बस एक छोटा सा सवाल आपसे भी है कि परिवारवाद पर आप लगातार कांग्रेस को घेर रहे थे, ये तो बोल रहे हैं कि भैया परिवारवाद तो आपकी पार्टी में भी है। कौन सा परिवारवाद है हमारे, बताइए कौन सा परिवारवाद है? दीपचंद जी बोल रहे हैं, बताइए ना। आपकी पार्टी में कितने नेता के नाम बता दूं? हर राज्य के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद है तो आलोक जी आपकी पार्टी में है। और आपको वरुण गांधी जी और सुब्रमण्यम और नितिन गडकरी जी ने भी कह दिया है कि मोदी जी ठीक है, मैं इनकी बात को बता देता हूं। इनका ये कहना है दीपचंद जी का कि तमाम बड़े मंत्रियों के बेटे भी पदों पर बैठे हुए हैं तो परिवारवाद तो ये भी हो गया। इनका ये है कहना कि तमाम बड़े मंत्रियों के बेटे भी राजनीति में है आपकी पार्टी में, तो ये भी तो परिवारवाद है। एक मिनट, तमाम बड़े मंत्रियों की नहीं, 1-2 के राजनाथ सिंह बेटे हैं, अनुराग ठाकुर है, और कोई ऐसा नाम नहीं बना सकते। ये तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में अगर 100 व्यक्ति का पुत्र पार्टी में है तो उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरा कुनबा है, 35 का 35 आदमी यादव परिवार का। पहले आप समझ आ रहा ठीक है, बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन। सुमन जी आपका भी यहाँ। सुमन जी देखिए आलोक जी, ये जो पार्टी है परिवारवाद की, वंशवाद की जो परंपरा है उसी को लेकर चलती आ रही है। नेहरू जी को लगता था कि मेरे बाद इसको कौन संभालेगा, इसलिए इंदिरा गांधी को फिरोज खान को गोद लिया गया ताकि ये वंशवाद परंपरा चलती रहे। उसके बाद राजीव जी आए, सोनिया जी को आज भी जो इनका लक्ष्य है कि जो राहुल वाड्रा के बेटे को गोद लिया गया है, जो एक हलफनामा दायर करके कि उसे भी गांधी परिवार में शामिल किया गया, कि जो ये वंशवाद परंपरा है इनकी चलती रहे। और जो परिवार जोड़ो एक जो देश भारत जोड़ो यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन, कपिल सिब्बल जैसे इंसान ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया था, ये उसे ही अपने साथ नहीं जोड़ पाए तो ये भारत को क्या जोड़ेंगे अपने साथ। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के महत्व को आप सभी ने बताया है, ये तो साफ हो चला है कि 2024 की लड़ाई में रोजगार की बहस सबसे ज्यादा गहरी होने वाली है। लेकिन जब आप इस मुद्दे पर बहस कर रहे हो तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि 70 सालों के इतिहास में अगर हम केंद्रीय सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई नौकरियों की बात करेंगे तो यह आंकड़ा 50 लाख को छूता है। तो एक सरकार से आपको कितने लाखों रोजगारों की उम्मीद है, इस लिहाज से भी हमेशा हमको समीकरण या तमाम फॉर्मूलों को ध्यान रखना चाहिए। और सरकार से विकास के तमाम सवाल तो होते ही रहने चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि विपक्ष मजबूती के साथ कम से कम एक छत के नीचे इकट्ठा तो हो जाए। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।